ठीक है, आप बताइएगा शोएब चौधरी, जिस तरीके से हाजी नाजिम खान साहब कह रहे हैं, वहां की रियलिटी और इनकी बातों में कितना आपको तारतम्य दिखाई दे रहा है? सोनल जी, पहले आपसे मैं एक चीज परमिशन मांगता हूँ कि 3 मिनट के मुझे दीजिए कि मुझे एक्सप्लेन करना है। यस प्लीज ये जो प्लीज प्लीज। हमारे भाई ने जो कहा कि ये मानवता का खून हो रहा है, एकदम बिल्कुल ही सच है। और यूनुस आज के दिन के उसामा बिन लादेन है। और बांग्लादेश में हिंदू की कैसे हालत आपको पता नहीं है। नर्क में है हिंदू, नर्क में। और ये यूनुस जो है तानाशाही, ये पाकिस्तानी आईएसआई की इशारे पे चल रहा है, पाकिस्तान की कठपुतली है। दूसरी चीज देखिए सुनील जी, मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको अभी सबको, सम्मानित जो को पैनलिस्ट भी है, कि एक उस्मान हादी नाम के एक लोग की हत्या हुआ बांग्लादेश में। और मैंने ही अभी पहले मीडिया में कहा था कि ये हत्या के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई के ढाका सेल है, मैंने कहा था। और कल रात के अंधेरे में सरकार ने ये ऑर्डर इशू की कि उस्मान हादी के भाई को बर्मिंघम भेज रहा है डिप्लोमेट बना के। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी आईएसआई। ये जो घटना है हत्या की, इसको छुपाने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई ये काम कर रहा है। अभी आइए हिंदू के बात में, नदीम साहब को भी मैं कहूंगा, देखिए जब कोई हिंदू फैमिली में अभी शादी ब्याह की बात होता है, फिर 2024 के अगस्त के बाद जिहादी जाते हैं उसके घर, जाके पैसा मांगता है, कहता है पैसा नहीं दोगे तो बेटी को दे दो एक रात के लिए। किसी को मृत्यु होता है हिंदू की, जिहादी जाता है, पैसा मांगता है और कहता है पैसा नहीं दोगे संस्कार नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। और ये भी कह रहा है कि जलाने से एनवायरमेंट खराब होता है, इसको मिट्टी में दबा दो। आप समझ रहे हिंदू की हालत बांग्लादेश में कैसा है? हिंदू की बात छोड़िए, सेकुलर मुस्लिम जो है उसकी हालत कैसा है? और जो चुनाव होने वाला है, यही बात मैं शुरुआत में आपको कह रही थी कि ये केवल कट्टरपंथ हिंदुओं के लिए नहीं, आम मुस्लिमों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और 12 फरवरी जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है, एक नाटक है। इसमें बांग्लादेश से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है अवामी लीग, उसको आउट कर दिए। ये तो इस्लामी और जिहादी मिलजुल के एक नाटक बना रहा है। तो बांग्लादेश में कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं 12 फरवरी का बाद भी, क्योंकि ये पूरा चाल यूनुस चल रहा है, पाकिस्तानी आईएसआई चल रहा है। और पाकिस्तानी आईएसआई ये 18 करोड़ बंगाली से बदला लेना चाहता है, पाकिस्तान हमसे बदला लेना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, जिसके भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, वो पाकिस्तान आया बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। और मैं नाजिम जी से हाथ जोड़ के एक माफी मांग के एक बात कहता हूं कि भाई भारत में कोई मुसलमान पत्रकार है नहीं, कोई तो आवाज नहीं उठाए, कोई भारतीय मुसलमान पत्रकार कलम उठा के लिखा है बांग्लादेश के हिंदू के कत्ल के बारे में। मैं बांग्लादेश में बैठ के बोल रहा हूं, कह रहा हूं महीनों तक, कोई भारत में नहीं है एक पत्रकार। ठीक है शोएब चौधरी जी, आप ही की बातों का मैं सारे अपने मेहमानों को बराबर समय दूंगी, लेकिन इस वक्त जो सवाल उठ रहा है मैं उसका जवाब हाजी नाजिम खान साहब से लूंगी। हाँ सोनल जी, देखिए सोहेब भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, दिल से सम्मान करता हूं आपकी बात का भी। भारत का मुसलमान बिल्कुल आवाज उठा रहा है अपने हिंदू भाइयों के प्रति, और भारत सरकार से अपील भी करता है कि भारत के मुसलमानों को आप बांग्लादेश भेज दीजिए। यूनिस सरकार को कब घुटनों पे टिका देंगे पता नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है भारत का मुसलमान बड़ी हिम्मत रखता है। तो वही बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान सक्षम है। भाई हमें तो अपनी भारत सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इशारा चाहिए। हम चाहते हैं कि इशारा दे भारत सरकार हम लोगों को, क्योंकि हमारे दिल के अंदर हिंदू भाइयों को देख के बड़ी पीड़ा हो रही है कि किस तरीके से वहां पर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके की घटना घट रही है। हमको शर्म आती है कि वह बांग्लादेश के मुसलमान वो मुसलमान नहीं हो सकते जो इस तरीके की घटना को एक इस तरीके का माहौल बनाते कि घर जला देते, इज्जत लूट रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकते। अगर किसी मुस्लिम की हत्या होती है तो वहां प्रदर्शन होते हैं, यहाँ 3 दिन में एक हिंदू की हत्या का आंकड़ा आ रहा है। क्या कोई प्रदर्शन हुआ? हाँ, क्या कोई विरोध हुआ? सोनल जी देखिए, हम लोग इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। अभी मैंने कहा ना कि वहां पर जो घटना घटी है बड़ी दुखदायक घटना है। वहां पर छोटी बेटियों के, बड़े बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। यूनिस सरकार खामोश ये नोबेल पुरस्कार आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात, मेरे दूसरे मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आप विदेश मामलों को समझते हैं। ये जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इसमें हमें
पूरा एक हमारा जो इशारा है, या हम कहें कि हमें जो उम्मीद की किरण दिखती है वो यही है कि अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन इस पूरे मामले पर होगा। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की जरूरत है इस वक्त? देखिए, भारत को पूरी सिचुएशन के ऊपर जाहिर है कि सभी विकल्पों को खुले रख करके चलना होगा। और भारत ने अभी तक जो सारी जो सिचुएशन है उसको बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से एड्रेस किया है। और जहां पे हमें गहरी नाराजगी भी व्यक्त करनी पड़ी, हमने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब करके अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, अपनी चिंता व्यक्त की थी। और भारत की सरकार लगातार इस बात की सलाह भी देती रही। मोहम्मद यूनुस को अलग बात है कि मोहम्मद यूनुस का जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा है, वो उन कट्टरपंथियों को शह देते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके बाद भारत इस बात की अपेक्षा अवश्य करेगा कि वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन यदि जैसा कि शोएब चौधरी साहब ने कहा कि उन्हें ऐसी ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती कि उसके बाद भी कोई परिवर्तन आएगा, तो यदि ऐसी स्थिति भविष्य में भी बनी रहती है, 12 फरवरी के बाद भी बनी रहती है, तो जाहिर है कि भारत को कठोर जो ऑप्शंस हैं उसको भी एक्सरसाइज करना होगा। और इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे लगातार हमले बर्दाश्त नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। भारत में इसको लेकर के बहुत ही रोष है, एक गहरा गुस्सा है, गहरी नाराजगी है। लेकिन भारत ने अभी तक संयम बरता हुआ है, लेकिन ये संयम हमेशा के लिए नहीं बरता जाएगा। और 12 फरवरी के बाद अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो भारत कठोर रास्तों पर चलने के लिए विवश होगा। और जाहिर है कि इसके लिए जो वहां के जो कट्टरपंथी हैं, जो भी भविष्य में कार्रवाइयां होंगी उसके मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूं कि जो ये हिंसा बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उस पर कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? देखिए, जो हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, मेरा ये मानना है, ये पूरी तरह से बांग्लादेश के अंदर के जो पॉलिटिकल उथल पुथल है वो हो रहा है। एक सेटल्ड पार्टी अवामी लीग को बहिष्कार कर दिया गया, हटा दिया गया है, और उसके रेमिनेंट्स को, उसकी जो छवि है, उसको छवि को मिटाने के लिए एक बहुत बर्बरता से हिंदुओं को मारा जा रहा है, साथ साथ अवामी लीग के वर्कर्स को। तो जैसा भी हो, मैं ये समझता हूँ जब इलेक्शन होता है, जो भी लोग जीत के आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनकी सोच अलग होती है, तो वो शायद जरूर होगा। हिंदुस्तान में हम लोगों ने भी अपने पूरे चैनल उनके साथ खुले हुए हैं। विदेश मंत्री पिछली बार गए थे, उसके पहले विदेश सचिव में जाके भी हिंदुस्तान की रेड लाइंस को बता दिया है। परसों चीफ आर्मी स्टाफ अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि बांग्लादेश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम बातचीत करते रहते हैं। वहाँ के ऑफिसर हमारे यहाँ पे नेशनल डिफेंस कॉलेज को उसमें कोर्स कर रहे हैं और हमारे भी वहाँ जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से जहाँ तक सिक्योरिटी का माहौल है, हम काफ़ी इसमें सचेत हैं और हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, और जो वहाँ परिस्थिति हो रही है उसके अध्ययन कर रहे हैं और कंटिजेंसी प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है जी। और एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश सरकार बनाम उनके लोग जी, बांग्लादेश के लोगों के साथ में हमारी पूर्ण मित्रता है, उनसे पूरी हमदर्दी है, वो हमारे ऊपर काफी डिपेंडेंट हैं जी। पढ़ाई हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, मगर वो उनकी सरकार के बारे में, खासकर जो टेम्पररी सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसके बारे में नहीं कह सकते हैं जी। और चूंकि इलेक्शंस होना है, तो अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि एक बड़ा पार्टी है, जो इसमें हिस्सा ले रही है, जिसके पुराने बेगम जिया के लड़के आ गए हैं, और दूसरी तरफ में कट्टरधारी जो जमाते हैं। और ये अलग बात है कि जो स्टूडेंट्स की विंग की जो पार्टी है वो जमाते का समर्थन कर रही है, ठीक है। और वैक्यूम जरूर है जो अवामी लीग का, हम भी समझता हूं कि अवामी लीग का इन्फ्लुएंस
बांग्लादेश के पॉपुलेशन ठीक बहुत है। ज्यादा है, दुख की बात है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। शोएब चौधरी, लेकिन जो बाकी इलेक्शंस परिस्थितियां का हैं उसके बारे जी, में एक जिक्र करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी किताब बहुत पहले लिखी थी, लज्जा करके, इन्हीं बांग्लादेश की तस्लीमा author हैं। नसरीन की किताब है सर, जी हाँ, बैन हो गई थी वो जी। पूरा ब्यौरा है जी। वो छिपा नहीं है। वो अवामी जी। लीग रहे तो भी आपके यहाँ प्रॉब्लम रहा हिंदुओं के पीछे, तो वो एक अलग मानसिकता है। जी कट्टर सूफी कट्टर सुन्नी इस्लाम की, जी उसको तो भेजना पड़ेगा। उसको जी। हम आइडियोलॉजिकल बातचीत करेंगे और ये समझते हैं कि जब अगर जैसे जैसे बांग्लादेश समृद्ध होगा इस तरह की घटनाएं कम होगी। लेकिन फिलहाल हम सबों की आंखें हैं 12 फरवरी की और उसके नतीजे पे। शोएब चौधरी, इलेक्शंस का सर ने जिक्र किया, उसके साथ साथ में यहाँ बांग्लादेश ही नहीं, मैं पश्चिम बंगाल की भी थोड़ा बात करना चाहूंगी। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश हो जाने का या बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल हो जाने का? शोएब चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, पूछिए, फिर से सवाल पूछिए। मैं पश्चिम बंगाल पर सवाल लेना चाहूंगी कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल हो जाने का इंतजार हो रहा है हमें या पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश हो जाने का? क्योंकि ये आंच तो अब दूर तक जाएगी। मेरा जवाब है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश रहने की इंतजार में है और पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान बांग्लादेश को जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है, इसको नाकाम करने के लिए, कामयाब करने के लिए 71 में जैसे हम लोगों को भारत की मदद मिला, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बंगाली फिर से भारत की मदद मांगेगा और बांग्लादेश को बांग्लादेश ही रखेगा, बांग्लादेश को कभी भी पाकिस्तान बनने नहीं देगा। अच्छा शोएब, एक छोटा सा सवाल और है मेरा। शेख हसीना जब से भागी हैं और दीपू दास की हत्या हुई है, इस बीच क्या बदलाव आया है, क्या बदला इस बीच? कोई भी नहीं। मैंने क्या कहा कि पूरे देश चले गई जिहादियों के हाथ में अभी, और पाकिस्तानी आईएसआई खुले आम बांग्लादेश में अभी खेल रहा है और बांग्लादेश को ये पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है। कुणाल जी, मैं फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान बनेगा नहीं। 71 में हम लोगों ने भारत के साथ लेके, समझौता लेके पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला था। जरूरत आ गई, वक्त आ गई, फिर से ये पाकिस्तानियों को हम लोग लात मार के निकालेंगे। और जो हिंदुओं के ऊपर नरसंहार, मानवता की जो नरसंहार चल रहा है, इसके बदला जरूर हम लोग लेंगे और यूनुस के सजा इस बांग्लादेश में होगा। मैं आप सब लोगों को वादा करता हूं कि यूनुस की सजा इस बांग्लादेश की मिट्टी में होगा और इसके जितने भी जिहादी और जंगी साथियां हैं, सबकी सजा इस देश में होगा। बंगाली जाग उठी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, कई बार जब इंसाफ में देरी हो जाती है तो भी हिंसा भड़कती है, तो चुप्पी भी कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल सोनल जी, जब इंसाफ में विलंब होता है तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश का वह रूप ले लेता है। लोगों में जो है वह एक नफरती भावना पैदा कर देता है, चाहे वहां की सरकार हो, चाहे वहां के लोगों से, या कई बार हमने देखा है सोनल जी, जब अपनों से भी सहयोग नहीं मिलता है तब भी एक जो है आक्रोश जो है अंतर्मन में आ जाता है। दूसरी चीज ये और आपको मैं बोलना चाहता हूं सोनल जी, इस चीज से मुझे लगता है कि आदिल नाजिर साहब को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ सहमत होंगे। सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आप उन जगहों पर ही यह स्थिति पाएंगी जहां कट्टर जिहादी सोच के लोग बैठे हुए हैं और वह सिर्फ और सिर्फ लाशों पर अपना जो है सत्ता चलाना चाहते हैं, सिंहासन बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थितियां वही हैं और जहां पर इस कट्टरपंथिता को छोड़ दिया गया है वहां लोग विकास कर रहे हैं, वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में तब तक स्थिति नहीं सुधरी है, कोई नई चीज नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश में समय समय पर ये चीजें रही हैं, यह गंदगी और मानवता का हत्या होता रहा है। वह उसका कारण एकमात्र है वहां पर जिहादी सोच, वहां पर जो है लुटेरी सोच, वहां पर एक कट्टरता का जो उनको पाठ पढ़ाया जाता है, उस पाठ की वजह से यह स्थिति समय समय पर बनती रहती है और तब तक नहीं बदला जा सकता है इसको जब तक कि हम ऐसी कट्टर और जिहादी सोच, जिसको बार बार हर चीज पर जिहाद का नाम दिया जाए, ऐसी सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बांग्लादेश नहीं
बदल सकता। मैं शोएब जी की बातों से 100% सहमत हूं। सरकारें बदल भी जाएं तब भी मुझे लगता है बांग्लादेश की स्थिति ऐसी रहेगी, क्योंकि वहां की सोच में ही जिहाद और मानवता की हत्या जो है शुरू से ही भरा जा रहा है। तो सोनल जी, सबसे जरूरी है सोच को बदलना, और तभी यह संभव हो पाएगा। और दूसरा, एक अंतिम शब्द मैं कहना चाहता हूं सोनल जी, इस मंच से, आपके शो के माध्यम से। आपने कहा, हमारे सहयोगी जो मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर साहब देख लीजिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है जो है हिंदुओं की, बांग्लादेश में क्या स्थिति हिंदुओं की, और भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है। क्योंकि हमारी सोच जिहादी नहीं थी, हम एक साथ विकास करने के लिए सोचते हैं। तो भारत की स्थिति देख लीजिए और भारत में मुसलमानों की हाजी स्थिति नाजिम देख खान लीजिए। साहब से मैं इसका जवाब लूंगी। हाजी नाजिम खान साहब। हाँ सोनल जी, देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है भारतीय हूँ, भारत की पाक सरजमी की मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक दिन भारत की पाक सरजमी की मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। लेकिन जहां नाजिम खान को देखते तुरंत, अभी राकेश जी ने कहा कि सारे पहले से उनसे सेटिस्फाई होंगे सिर्फ हाजी नाजिम खान को छोड़कर। भाई ये कैसी सोच आप अपने दिल में पाले हुए कि हाजी नाजिम खान को देखते ही आपने, सुनने ना राकेश जी आपने बिल्कुल इस तरीके का तर्क दिया। भाई हम लोगों को तो अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत है, अपने दिल में रखते हैं अपने हिंदू भाइयों को, और आप ये कह रहे थे कि भी देखिए यहां पर हिंदू भाई के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं हाजी नाजिम खान को उसी नजर से आप लोगों ने देखा। भाई हाजी नाजिम खान वो है जो हर हिंदू भाइयों के साथ खड़ा, लेकिन आप लोग मुसलमान के साथ कभी नहीं खड़े होते, क्योंकि हाजी नाजिम खान के अंदर बात कर रहे हैं इंसानियत है। आप किसको कह रहे हैं हाजी नाजिम खान साहब? आप ये किसको कह रहे हैं? हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान से प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान के साथ खड़ा नहीं होते। किसको कह रहे हैं आप ये बात? ये जरा बताइए मुझे। सोनल जी, मैंने तो राकेश भाई से सवाल करा है। राकेश भाई ने हाजी नाजिम खान को देखते तुरंत जिहाद का नाम ले दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जिहाद होता क्या है? इसका थोड़ा सा बता दीजिए आज देश को, कि ताकि पता चले कि ये जिहाद का असल जिहाद क्या मतलब होता है। अब है। इस पर भी एक्सप्लेनेशन देने लग गए तो कमाल की बात हो जाएगी ना। ये नहीं, जिहाद जब बार बार कोट कर रहे हैं तो मुझे तो मालूम है इनको करने की सख्त जरूरत है कि आखिर जिहाद है क्या। भाई हम तो जिहाद का मतलब जानते हैं, लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के मन में कौन सा ऐसे जिहाद की बात है जो आप बार बार मुसलमान को देख के जिहादी या जिहाद की बात करते हैं। तो सोनल जी, मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने तो मुस्लिमों के सम्मान की बात भी की है कि यहां पर देश में मुसलमान सम्मान से रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल सम्मान से रह रहे हैं। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है सोनल जी, उतना मुसलमान का भी है। इस देश का बंटवारा नहीं हो सकता अगर कोई ये सोचता हो कि भी हाजी देखिए मुस्लिम समाज को पाकिस्तान दे दिया। अरे भाई हम बंटवारा करने के लिए हाजी नाजिम खान साहब वही चीज कर रहा है। आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। ये देश इसीलिए जाना जाता है, मजहबी एकता के लिए जाना जाता है। जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, और ये सच है। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सोनल जी। मैंने ये कहा कि हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी का मुल्क चुना और जिन्ना को लात मार दी। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम लोगों से बड़ा सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कहा जाता है कि चलते हुए कहीं दाढ़ी टोपी वाला दिख जाता है, उससे जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं। और तो और एक ट्रेंड और चल रहा है कि उनसे कहा जाता है कि आप वंदे मातरम बोलिए। भाई ये राष्ट्रगीत है हमारा, हम सम्मान आज वंदे मातरम पर बहस करूंगी, मैं फिर करूंगी वंदे मातरम पर। ये भी टॉपिक है, वंदे मातरम पर बहस करेंगे, लेकिन आज आप इसी मुद्दे पर रहिएगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि मेरा मुल्क सुरक्षित हाथों में है, हम लोगों को बड़ा फक्र है। हमारा जो सीमा है मजबूत है, क्योंकि सुरक्षित हमारा जो देश सुरक्षित हाथों में। मैं बिल्कुल दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। अब फिर वही बात आती है, मैं कहता हूं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घट रही है उसका हमें बड़ा दुख है। हम अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप चलो और हम मुस्लिम समाज आपके साथ खड़े। भारत सरकार से परमिशन ले लीजिए, यूनिट सरकार को घुटने पे टिका देंगे इंशाल्लाह। आचार्य राकेश जी, एक बड़ी देखिए, मैं इससे हटकर, मुद्दे से हटकर थोड़ी बात करूंगी कि इस देश में महिला को उसका चरित्र, दलित को उसकी मेरिट, और मुस्लिम को उसका पेट्रोटिज्म, उसकी जो देशभक्ति है, उसको समय समय पर अपने आपके सामने बताना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ये एक जनरल धारणा बन गई है। क्यों बन गई ये धारणा? सोनल जी देखिए, इसके जब भी कोई चीज हम समाज में या हमारे देश में या हमारे बीच जब आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। खास करके हमारे जो है हाजी नाजिम साहब ने कहा कि मुसलमान को हमेशा जो है सिद्ध करना पड़ता है।
कहाँ भूल गए आप? हमारे राष्ट्र में ऐसे ऐसे भी मुसलमान हुए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नमन करते हैं। मैं स्वयं जो है बार बार कह चुका हूं, इनके कई पैनलिस्टों में, इनके साथ भी मैंने बोला है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का जो है उनके ऊपर गर्व करते हैं, उनके ऊपर जो है फख्र महसूस करते हैं, और हम उनको दिल से अपना पूर्वज कहते हैं और गर्व महसूस करते हैं। पहली चीज सोनल जी कि किसी को साबित करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ना पड़नी चाहिए अगर उसके हृदय में वास्तविक हो। लेकिन जब आप घड़ियाली आंसू निकालेंगे, जब आपसे जो है विशेष करके बांग्लादेश के बारे में पूछा जाएगा और भारतवर्ष में आप गिनाने लगेंगे कि वहां पर उनको जो है मॉब लिंचिंग की गई वहां पे, तो ये समस्या आएगी। राकेश जी देखिए ना, राकेश जी आप सुन लीजिए भाई, आपने बड़ा एलिगेशन लगा दिया भाई, बहुत बड़ा एलिगेशन। इसी बीच में संजीव श्रीवास्तव जी को लाना चाहूंगी, वो कुछ कह रहे हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। मेरे पास वक्त की कमी है सर, मुझे सबको बराबर समय देना। संजीव जी जल्दी से। देखिए, मैं अभी हाजी नाजिम साहब की बात सुन रहा था। ठीक है, उनकी अपनी बात अपनी जगह ठीक है, वो इस बात को उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से सोनल जी ऐसे लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो कि आल आइजान राफा की बातें किया करते थे। आल आइजान ढाका क्यों नहीं? आल आइजान बांग्लादेश क्यों नहीं? आल आइज केवल फिलिस्तीन का ही बैग क्यों दिखता है? ये बैग जो है बांग्लादेश का और ढाका का बैग क्यों नहीं दिखता है भारत की संसद में? ये मैं सवाल करना चाहता हूं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं। अभी जो अगर कोई ऐसी घटना भारत में हो गई तो जिस तरीके का हो हल्ला मचता है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके के मैसेजेस क्यों नहीं सोशल मीडिया में लिखे जा रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा? जवाब दीजिए। मैंने ये सवाल हाजी नाजिम खान साहब से पूछा था कि यहाँ पर क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं इस बात का विद्रोह हो रहा है? बताइए मुझे, बताइए। मैंने तो आपके शुरू में ही बोल दिया कि आपने असद मदनी साहब को देखा, मदनी साहब ने खुद खुले शब्दों में मजम्मत करी है कि बांग्लादेश में ये जो घटना हो रही है बहुत ही खतरनाक घटना, अप्रिय घटना, कड़े शब्दों में मजम्मत करी। और भी मुस्लिम संगठनों ने करी। भाई हाजी नाजिम खान को आप जनता मंतर पर भी देखते हैं, हाजी नाजिम खान ने बांग्लादेश के अपने हिंदू भाइयों के लिए खुलकर आवाज उठाई। इससे ज्यादा और आपको देशभक्ति कहां से लाकत हो? क्या भारत का मुसलमान अब आपको अपना सीना फाड़ के दिखाए? भाई हमारे अंदर बजरंग बली की वो ताकत नहीं है जो अपना सीना फाड़ के दिखाते। अगर हमारे दिल के हमारे पास वो ताकत होती तो इंशाल्लाह हम अपना सीना फाड़ के अपने हिंदू भाइयों के प्रति अपना प्रेम दिखाते। कितना प्रेम हम अपने हिंदू भाइयों से करते हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पर कोई इस तरह का टारगेट हमारे नहीं हो अंदर रहा है। है। हम बात कट्टरपंथ की कर रहे हैं, कट्टरपंथ से लड़ाई की कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, बातचीत की। बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है बेहद चिंताजनक है, और अब उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, हर 3 दिन में एक हिंदू की हत्या होना, समझा जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है। बात धर्म की नहीं है, मजहब की नहीं है। मजहब कभी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये जो कट्टरपंथ की लड़ाई है इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्ते।